कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एन को उसके कमरे में देखते हैं जो आंखें बंद करके दुआएं कर रही थी। वो काफी डरी भी हुई थी कि तभी अचानक उसकी मॉम दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर एन दरवाजा नहीं खोलती, जिस वजह से उसकी मॉम को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो दरवाजे पर अपना सर पटकने लगती है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि एन अपनी मॉम से डर रही थी। फिर इसके बाद सीन यहाँ से कुछ सालों आगे चला जाता है, जहाँ एन अब बड़ी हो गई है और वो एक सिस्टर बन गई है जिन्हें नन भी कहा जाता है। वो इस वक्त एक डॉक्टर के पास बैठी थी जो एन को बताती है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही अच्छी औरत थी। जब तुम छोटी थी तो वो अक्सर मेरे पास आया करती थी। वो मेरी काफी देखभाल करती थी, जैसे मेरे बाल कंघी कर दिया करती थी। मगर फिर अचानक उनका बर्ताव काफी अजीब हो गया। वो एक गाना गाकर मुझे दुख देने लगी। मेरे साथ उनका सलूक ही बदल गया और ऐसा वो जानबूझ के नहीं करती थी, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी आवाज उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती थी, क्योंकि असल में वो पोजेस हो चुकी थी। मतलब कि शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि 1835 में एक्सॉर्सिज्म सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया गया। एक्सॉर्सिज्म यानी काले जादू का तोड़। लेकिन अब क्योंकि पोजेस्ड यानी जिन पर शैतान ने कब्जा किया हुआ था उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, तो उसी स्कूल में अब उन लोगों को भी रखने का फैसला किया जाता है जो पोजेस्ड हो, जहाँ उन सबकी देखभाल सभी सिस्टर्स और नन्स करेंगे। मगर वो एक्सॉर्सिज्म से दूर रहेंगे, क्योंकि सभी फादर्स और प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म सीखकर उनकी पोजेशन को खत्म करेंगे, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हम एन को देखते हैं जो पहले एक बड़े चर्च में रहती थी, मगर अब वो भी इस स्कूल में आ जाती है। हालांकि वो एक नन है, सिस्टर है, एक्सॉर्सिज्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी एक्सॉर्सिज्म सीखने में उसकी काफी दिलचस्पी होती है। फिर जब वो क्लास में थी तो वही डॉक्टर जिससे एन बातें कर रही थी वो सबको जादू टोने और इसके तोड़ के बारे में बता रही। यहाँ पर कुछ मरीज ऐसे थे जिनका ध्यान एन रख रही थी। कुछ वक्त पहले ही यहाँ एक और मरीज भी आई थी जिसका नाम नेटली था, जो सिर्फ एक 10 साल की बच्ची थी। एन उससे बातें करती है, हंसी मजाक करती है, जिससे वो बच्ची काफी खुश रहती है और एन को वो बहुत पसंद करती है। अब रात को जब एन अपने कमरे में थी तो तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है, इसके साथ ही उसे कुछ आहट भी महसूस होती है। वो चेक करने बाहर जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर जब वो मरीजों वाले एरिया में घूम रही थी तो तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, वो भी कई बार, बहुत ज्यादा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही। मगर फिर तभी अचानक उसके सामने नेटली आ जाती है, जिसे देख वो थोड़ी हैरान रह जाती है, ये सोचकर कि वो बाहर कैसे आ गई, क्योंकि सारे मरीजों को हमेशा ही उनके कमरों में बंद करके रखा जाता है और सिर्फ 2-3 नन्स अंदर जाती थी। मगर फिर वो उसे थोड़ी बहुत बात करके दोबारा कमरे के अंदर भेज देती है। वो फिर जब नीचे वाले हिस्से में आ रही थी तो उसे दोबारा से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तो वो यहाँ इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये आवाजें मुझे सुनाई क्यों दे रही हैं, क्योंकि वो दरअसल इन आवाजों को थोड़ा बहुत पहचान चुकी। इसके बाद वो क्लास के पास से गुजरती है जहाँ हेड फादर सारे नए फादर्स और प्रीस्ट को क्लास दे रहे थे और सभी को एक्सॉर्सिज्म के बारे में बता रहे थे। वो यहाँ एक लड़की की वीडियो दिखाते हुए बताते हैं कि ये पोजेस हो गई थी, इस पर एक्सॉर्सिज्म ने काम नहीं किया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई, क्योंकि उस पर शैतान का कब्जा बहुत ही ज्यादा गहरा था। अब एन भी आकर चुपके से इस क्लास में बैठ जाती है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी तो इस टॉपिक पर पहले ही बहुत थी। फादर उसे देख लेते हैं मगर कुछ नहीं कहते। आगे फादर बताते हैं कि जब हम किसी पोजेस्ड इंसान के सामने जाते हैं तो एक तरह से हम किसी जंग के मैदान में आ जाते हैं, इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है और अपने सारे हमले भी बिल्कुल तैयार रखने पड़ते हैं। हमें गॉड की कई बातों को हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि शैतान और उसके साथी हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग चालें चलकर, जाल बिछाकर वो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें उनका सामना काफी अच्छे से करना होगा और कुछ भी हो जाए गॉड पर यकीन रखना होगा, क्योंकि तभी हम किसी पोजेस्ड इंसान पर एक्सॉर्सिज्म करके उसे ठीक कर सकते हैं, जो कि बहुत बार नहीं हो पाता और शैतान का शिकार पोजेस्ड इंसान मारा जाता है। फिर इसके बाद एन इसी लड़की की रिकॉर्ड फाइल और रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है, जिसमें उस लड़की ने भी एक आवाज के बारे में बताया था कि वो आवाज मुझे अक्सर सुनाई देती है। अब यही हम एक पुराने वक्त का सीन देखते हैं जहाँ एन डॉक्टर को बता रही थी कि जब मेरी मॉम पोजेस्ड थी तो उन्हें भी कोई आवाज सुनाई देती थी जो उनसे सिर्फ एक ही बात करती थी कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी एन को लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो खास है, गॉड की तरफ से चुनी हुई सिपाही है
है जो हमारे खिलाफ लड़ेगी। अब लाइब्रेरी में एन और लोगों के रिकॉर्ड्स भी पढ़ना चाहती है, मगर वहाँ बैठी नैन उसे कहती है कि जो रिकॉर्ड फाइल तुमने देखी बाहर बस वही पड़ी है और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखा सकती। अब हेड नन एन को समझाती है कि आइंदा की बात तुम कभी भी प्रीस्ट और फादर की क्लास में नहीं जाओगी, समझ गई ना, क्योंकि वहाँ एक्सॉर्सिज्म सिखाया जाता है जिससे तुम दूर ही रहो। जिस पर एन कहती है एक्सॉर्सिज्म सिर्फ मर्द ही करते हैं जबकि औरतें भी इसे कर सकती हैं, तो इसमें क्या बुराई है। जिस पर नन साफ मना कर देती है कि जो भी है बहरहाल तुम नहीं जाओगी, जिस पर एन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। यहाँ पर हेड फादर भी थे जिनकी क्लास में एन चली गई थी। वो बताते हैं कि एन सीखना चाहती है तो इसे सीखने दे। नन बोलती है एक्सॉर्सिज्म सीखकर ये खतरा ही मोल लेगी जिससे मैं इसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। इसके बाद एन एक बूढ़े मरीज की देखभाल कर रही होती है, मगर तभी अचानक वो उसकी मॉम वाला गाना गाने लगता है जो सुन वो परेशान हो गई थी। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है और एन को पकड़ लेता है। वो उससे बचने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो मरीज खुद ही बेहोश हो जाता है। अब इस बारे में नन और हेड फादर अपने सीनियर प्रीस्ट से बात कर रहे थे, जिस पर वो प्रीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एन की यहाँ मौजूदगी से ही वो पोजेशन दोबारा से शुरू हो गया है। जब भी तो बूढ़े आदमी को शैतान ने पोजेस्ट कर लिया, मतलब की बात काफी बड़ी है, खतरे वाली है। जो सुन नन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें एन को दोबारा से बड़े चर्च भेज देना चाहिए जहाँ से वो आई है। जिसन फौरन हेड फादर कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, जगह बदलने से शैतान पीछा नहीं छोड़ते, तो मैं चाहता हूँ कि उसे यहीं रखकर एक्सॉर्सिज्म सिखाना चाहिए। इस पर नैन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सालों से चलते आ रहे रस्म और रिवाज के ये खिलाफ है। ये बात तय है कि कोई औरत एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकती। फादर बोलते हैं कि हम उसे किसी का तोड़ करने के लिए नहीं सिखाएंगे, बस इतना उसे सिखा देंगे कि वो अपनी हिफाजत खुद कर ले, क्योंकि मुझे महसूस हुआ है कि उसका काफी करीबी ताल्लुक है। जिसन फौरन नैन बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, गॉड से तो हम सबका ही करीबी ताल्लुक है। जिस पर फादर कहते हैं गॉड से नहीं, शैतान से, उसका शैतान से करीबी ताल्लुक है। फिर अगले दिन एन एक्सॉर्सिज्म वाली क्लास में जाने लगती है, जहाँ एक फादर जिसकी एन से दोस्ती हो गई थी, उसके अलावा सब इस बात से नाखुश थे। क्लास खत्म होने के बाद फादर उन्हें असली एक्सॉर्सिज्म की झलक दिखाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सबसे खतरनाक पोजीशन वाले लोगों को हिफाजती कमरों में रखा जाता है, और जिस कमरे के पास वो आए थे इसमें नेटली को रखा गया था क्योंकि उसका पोजीशन काफी बढ़ गया था। तब हेड फादर दो छोटे फादर जो अब एक्सॉर्सिज्म सीख रहे थे उन्हें इस कमरे में भेजने का फैसला करते हैं एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, और उन्हें बताते हैं कि जिस पर तुम एक्सॉर्सिज्म करने जा रहे हो वो सबसे खतरनाक शैतान है, जो सबकी खुफिया राज, उनकी शर्मिंदगी और सभी गुनाहों को जानता है, जिन्हें वो फिर उस इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वो होता है, और ऐसा करके वो उसकी आत्मा को तोड़ता है। तो तुम इस चीज का खास ध्यान रखना। फिर इसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म करने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और अपने जादुई अल्फाज और मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन पोजेस्ड हुई नेटली पर इनका कोई असर नहीं होता। वो अब उल्टा इन्हें ही डराने लगती है और इन पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो कूदकर सीधा जाकर छत से लग जाती है। अब इस कमरे की खिड़की के शीशे ऐसे थे जिनसे बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता था, जबकि बाहर खड़े लोग अंदर देख सकते। एन बाहर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी कि तभी नेटली खिड़की के पास आकर बाहर एन को देखने लगती है, जो जाहिर है इस वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि इस वक्त वो शैतान के कब्जे में थी, और वो यहाँ एन को डराने लगती है। जैसे वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और उसके हाथों से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर वो शैतान एन से कहता है तुम मुझे अपने अंदर आने दो, मतलब कि तुम मुझे खुद को पोजेस्ट करने दो। फिर फौरन ही फादर कमरे के अंदर आ जाते हैं क्योंकि बात अब बस से बाहर हो गई थी, मगर पोजेस्ड नेटली उन पर भी हमला कर देती है, जिसके बाद अब एन अंदर आती है और उससे बात करने लगती है। वो कहती है संभालो खुद को और जल्दी करो, होश में आओ। तब उसकी ये बात नेटली पर असर भी करती है क्योंकि वो फौरन ही होश में आने लगी थी, मगर तभी अचानक उसके अपने ही बाल उसके मुंह में जाने लगते हैं, लेकिन उन बालों को दोनों छोटे फादर्स पकड़ लेते हैं, जबकि हेड फादर फिर अपने मंत्र और जादुई अल्फाज पढ़ने लगते हैं, जिसके साथ ही नेटली फौरन होश में आ जाती है और वो उसके बाल बाहर निकालते हैं जिन्हें एक शैतानी हाथ में पकड़ा हुआ था क्योंकि शैतान उसके अंदर था। फिर अब कुछ वक्त के बाद दोनों छोटे फादर और एन आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। उनमें से एक फादर कहता है कि एन का तरीका काम कर गया क्योंकि कहीं न कहीं नेटली उस पोजीशन में मौजूद थी जिसने तुम्हारी बात सुन ली और होश में आने की कोशिश की। ये कहकर वो उसे अपनी बहन के बारे में बताने लगता है कि मेरी बहन की शादी हुई थी, उसका बच्चा जब होने वाला था तो किसी वजह से बच्चा उसने खो दिया, जिसमें कहीं न कहीं मेरी बहन की भी गलती है, जिस वजह से वो हर वक्त
सदमे में, शर्मिंदगी में रहती है और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान। फिर अब रात के वक्त एन को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसकी माँ ही उसे डराती है, जिससे एन भी काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद वो नेटली के पास जाती है और पूछती है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर नेटली बताती है कि मुझे एक बुरा सपना आया था जिसमें मैंने एक जगह देखी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो सभी लोग चिल्ला रहे थे, साथ ही साथ एक आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो मुझे काफी डरावनी चीजें भी दिखा रहे थे, डरा रहे थे और वैसे करने को कह रहे थे जैसा वो लोग कर रहे थे। और एन, वहाँ मैंने तुम्हें भी देखा, तुम भी चिल्ला रही थी। जो सुन एन थोड़ा और परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद वो अपने नोट्स बना रही होती है कि जब इंसान पोजेस्ड होता है तो उन्हें क्या महसूस होता है, उनके साथ होता क्या। अपने फादर दोस्त की मदद से वो उन फाइल्स को भी देख लेती है जो देखना मना था, जिससे उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की हालत पोजेस्ड होने के बाद सीरियस हो जाती है। फिर उन्हें एक्सोर्सिज्म वाले इस स्कूल में भेज दिया जाता है, मगर यहाँ भी वो ठीक नहीं हो पाते और मारे जाते हैं। ये जानकर एन काफी परेशान हो जाती है क्योंकि नेटली की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर उसे पोजेशन से बची एक लड़की का इंटरव्यू मिलता है जिसमें वो बताती है कि मैं बच तो गई थी, मगर पोजेशन में मैंने अपने साथ बहुत गलत किया था, मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाया, अपना चेहरा तक बिगाड़ लिया था। मैंने ऐसा कदम इसीलिए उठाया क्योंकि जो मेरे अंदर का शैतान था जिसने मुझे पोजेस्ट किया हुआ था, उसने मुझे मेरे गुनाहों और शर्मिंदगी का एहसास दिलाया और आज भी मैं उसी शर्मिंदगी में जी रही हूँ। अब हमें माजी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एन की मोम पोजेशन में थी और उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर अचानक से उसकी मोम ने अपनी ही जान ले ली। अब एन हेड फादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि पोजेशन के टाइम पर शैतान उस इंसान की शर्मिंदगी और गुनाहों को इस्तेमाल करता है और जब वो इंसान अपनी शर्मिंदगी और गुनाहों पर पूरी तरह से टूट जाता है तो तब वो इंसान उस पर कब्जा कर लेता है। ऐसा करके वो जीत जाता है और पोजेस्ड हुए इंसान को फिर चाहे जहाँ भी भेजा जाए उसकी मौत ही होगी, क्योंकि शैतान तो पहले ही जीत चुका है। इसीलिए एक्सोर्सिज्म के दौरान हमें लोगों को अंदर से मजबूत करना होगा कि वो लोग अपनी शर्मिंदगी और गुनाहों से ना टूटे, जिस वजह से वो लोग बच जाएंगे, एक्सोर्सिज्म कामयाब हो जाएगा। अब उसकी ये बातें हेड फादर को जरा भी समझ नहीं आती। उनका यहाँ सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एक 10 साल की बच्ची को क्या शर्मिंदगी और क्या गुनाहों का एहसास होगा, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, मन के पाक साफ होते हैं। तो फिर नेटली के केस में आखिर शैतान ने कैसे उस पर कब्जा किया हुआ है, अब इसका जवाब किसी के पास नहीं था, मगर जो इसकी वजह थी वो काफी बड़ी थी, जिस बारे में हमें थोड़ी देर में पता लगने वाला है। अब एन की बातें यहाँ उसके फादर दोस्त ने सुन ली थी और वो उसे कहता है कि मेरी बहन जिसने बच्चे को खोया था, मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था, वो भी अब पोजेस्ड हो चुकी है, तो तुम उसकी मदद कर दो ताकि उसकी जान छूट जाए। जिस पर वो मान भी जाती है और ये दोनों उस फादर के घर आ जाते हैं, जहाँ एन उसकी बहन से बात करती है। उसका भाई यानी फादर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है तो पता चलता है कि उसकी बहन को भी अपना बच्चा खोने की वजह से शर्मिंदगी और गुनाहों का एहसास था और वो काफी दुखी भी थी, और इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके शैतान उसे परेशान कर रहा है। जब एन उसे संभालती है, कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो और गॉड की नजर में भी तुम बिल्कुल पाक साफ हो, गलत नहीं हो और वो तुमसे अभी भी प्यार करती। ये बातें सुनकर उसकी बहन खुश हो जाती है, जिससे जाहिर है उनकी जीत हो रही थी। अब खुद को हारता हुआ देखकर शैतान चिढ़ जाता है और अब वो आसपास की चीजों से इन पर हमला करने लगता है, मगर अब तक उसकी बहन ने अपने बारे में गलत सोचना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, जो देखकर वो तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने पहली जान तो बचा ली। फिर इसके बाद एन और उसका फादर दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ एन उसे अब अपने बारे में बताती है कि मेरी मोम की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसके बाद एक काफी अमीर फैमिली ने मुझे गोद ले लिया, मगर जब मैं 15 साल की हुई तो मुझे नशे की लत लग गई और मैं गलत रास्तों पर निकल पड़ी, जिसके बाद मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद नहीं, पर मैं प्रेग्नेंट हो गई, मतलब कि मैं माँ बनने वाली थी, जिस वजह से मेरी जिंदगी में काफी मुश्किलें आई, क्योंकि मेरी इस हरकत की वजह से उस फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मुझे सहारा दिया नन्स और सिस्टर्स ने, जहाँ मेरी बेटी पैदा हुई जिसे मैं पालना नहीं चाहती थी। फिर मैंने दुखी मन से अपनी बच्ची को छोड़ दिया था और उन्हीं नन्स ने उसे गोद ले लिया था, जिसके बाद मैंने भी ये फैसला किया कि अब मैं भी इन्हीं की तरह ही एक नन, एक सिस्टर बनूंगी और पूरी इंसानियत की खिदमत करूंगी। और अपनी बच्ची को छोड़ते वक्त मैंने उसके पास एक लॉकेट छोड़ा था जो कि क्रॉस का था, जो बचपन से ही मेरे पास रहा था क्योंकि मेरी मॉम ने ही मुझे दिया था, और तभी से मैं दुआएं मांग रही हूँ कि गॉड मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दे। जिस वो फादर कहते हैं कि मेरा ख्याल है गॉड तुम्हें माफ कर चुके हैं, क्योंकि कई बार मैंने इस बात की झलक तुम्हारे अंदर देखी है। इसके बाद जब एन अपने कमरे में थी तो उसे अपनी मॉम के ख्याल आने लगते हैं, उसकी आंख से भी नोकदार कोई चीज बाहर आती है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो गई थी।
अगले ही पल हम उसकी मॉम की आत्मा को उसके पास ही खड़ा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद उसे हेडमैन बुलाने आती है जो उसे सीनियर प्रीस्ट के पास ले जाती है जहाँ पर उसका फादर दोस्त भी बैठा हुआ था। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस फादर की बहन जिस पर इन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था वो मारी जा चुकी है क्योंकि उसने भी खुद अपनी जान ले ली थी। यहाँ पर सभी लोग एन और उस फादर पर काफी गुस्सा कर रहे थे कि आखिर तुमने एक्सॉर्सिज्म किससे पूछ के किया था। अब एन को उसकी मौत का काफी दुख था तो वो अपनी सजा खुद ही बता देती है कि मुझे वापस उसी चर्च में भेज दिया जाए जहाँ से मैं आई थी क्योंकि मैं जानती हूँ ये गलती बहुत ही बड़ी है, नाकाबिले माफी है। जब वो उस बड़े चर्च में आती है तो वो डॉक्टर उससे मिलने आती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, कभी कभी तुम भी लोगों की जान बचाने की कोशिश करती हो और क्योंकि तुम एक नई राह पर हो तो अपनी नाकामियों से मत डरो। और नेटली पर एक्सॉर्सिज्म कामयाब रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है और कल अपनी मॉम के साथ चली जाएगी। सुन एन बहुत ही खुश हो जाती है। अब अगले दिन उससे मिलने उसका फादर दोस्त आता है और उसे बताता है कि नेटली को घर ले जाया जाना था मगर वो दोबारा पोजेस्ड हो गई थी और इस बार उसका पोजेशन काफी हद तक बढ़ गया। उसने 3 लोगों को मार दिया जिसमें प्रीस्ट और नन शामिल थे। फिर वो उसे क्रॉस लॉकेट देता है और कहता है कि पोजेशन की हालत में नेटली ने कहा था कि इसी में तुम तक पहुंचा दूं। अब उस क्रॉस लॉकेट को देखकर एन समझ जाती है कि तो वही लॉकेट है जो मैंने अपनी बेटी को दिया था उसे छोड़ते वक्त। तो इसका मतलब ये है कि नेटली और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है। और अब हमें यहाँ ये बात पता चल गई है कि शैतान को उस बच्ची में आखिर कोई शर्मिंदगी क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसे वो बच्ची नहीं चाहिए थी बल्कि वो तो उसके जरिए बस एन तक पहुँचना चाहता था और उसे नेटली के नाम से तोड़ना, कमजोर करना चाहता था। ये जानकर वो फौरन उस फादर के साथ नेटली को बचाने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि वो उसकी बेटी भी है और एक बच्ची भी है तो वो उसे कुछ भी होने देना नहीं चाहती। उधर नेटली को एक खुफिया जगह पर लाया जाता है जहाँ उस पर एक्सॉर्सिज्म चल रहा था और ये वही जगह थी जहाँ पर 1835 के टाइम से ही जादू टोने और एक्सॉर्सिज्म किए जाते थे। यहाँ एक फादर के साथ कुछ प्रीस्ट थे जो नेटली पर जादुई अल्फाज और मंत्र पढ़ रहे थे जिनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब इतनी ही देर में एन भी वहाँ आ जाती है और बस शैतान का प्लान कामयाब हो गया था क्योंकि वो तो चाहता ही ये था। अचानक ही उसके अंदर उसकी सारी ताकतें आ जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके सबसे पहले वो इन प्रीस्ट पर हमला करता है और उठाकर इन्हें दूर फेंकता है जिससे सारे के सारे मारे जाते हैं। अब एन उसके पास जाती है और नेटली से बात करने की कोशिश करती है मगर यहाँ शैतान ही उससे बात कर रहा था और पूछता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया था, तुम ये बात छुपाओ मत, सबको बताओ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों एन की मॉम ने अपनी जान ली थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि ये शैतान एन तक ना पहुँच सके। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन खास है और उसने भी अपनी बेटी को इसलिए छोड़ा था ताकि वो हर लिहाज से महफूज रह सके क्योंकि वो जानती थी कि ये आवाज यानी ये शैतान उसके पूरे खानदान का पीछा करे। मगर शैतान उसके पीछे पड़ा ही रहा और आज वो उसके रूबरू आ ही गया। अब यहाँ पर एन अपनी मॉम की तरह ही अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। वो शैतान को अपने अंदर आने की दावत दे देती है। अगले ही पल शैतान उसके जिस्म में जाकर उसे पोसेस कर लेता है। ये देख एक फादर नेटली की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से लेकर भागने लगता है मगर यहाँ के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं, इसीलिए वो उसे छोटी सी जगह से बाहर निकालकर छुपने का कहता है। अब एन जिसे कोई होश नहीं था क्योंकि वो पोजेस्ड थी अपनी ही बेटी को मारने के लिए आ रही होती है। हालांकि फादर उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं मगर वो पहले ही बाहर आ चुकी थी। वो नेटली को पकड़कर एक तालाब में डबोने लगती जो कोई आम पानी नहीं था बल्कि होली वाटर था। अब एन तो पूरी तरह से पोजेस्ड है जबकि फादर अंदर बंद है तो अब नेटली को कौन बचाने आएगा। तो उसे यहाँ बचाने के लिए आती है उसकी नानी यानी कि एन की मॉम जो हमेशा से ही उसके पास थी क्योंकि वो उसकी हिफाजत कर रही। तो अब यहाँ एन थोड़ा थोड़ा पोजेशन से बाहर आने लगती है। उसे अपनी फैमिली और अपनी मॉम के साथ गुजारे सभी अच्छे पल याद आने लगते हैं। साथ ही उन लोगों की भी याद आने लगती है जिन्होंने एन को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और अब उनसे हिम्मत लेकर वो शैतान से लड़ने लगती है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सर पर वही क्रॉस वाला लॉकेट घुसाने लगती है और उस होली वाटर के तालाब में कूद जाती है। अब होली वाटर में नहाने से उसके सारे गुनाह खत्म हो गए थे, इसलिए शैतान उसके जिस्म को छोड़कर चला जाता है। अब अगले सीन में हम हॉस्पिटल में एन को देखते हैं जिससे मिलने नेटली आती है मगर उसने नेटली को ये सच्चाई नहीं बताई होती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ऐसा उसने इसलिए
इसलिए किया था ताकि वो खुश रह सके। यहाँ नेटली उसका शुक्रिया अदा करके चली जाती और इसके बाद नेटली वापिस से एक्सॉर्सिज्म स्कूल में आ जाती है, जहाँ इस वजह से कि कैसे उसने सबकी जान बचाई और अपनी जान की परवाह ना करते हुए शैतान को हराया, इससे सब लोग काफी खुश थे। फिर सीनियर प्रीस्ट उसे कहते हैं कि अब तुम भी एक्सॉर्सिज्म सीखोगी, लोगों के काम आओगी और पहली बार ये रिकॉर्ड बनाओगी कि कोई औरत भी एक्सॉर्सिस्ट है जो एक्सॉर्सिज्म करके लोगों की जान बचाती है। जो सुन एन खुशी से झूम उठती है। इसके अलावा भी सभी लोग काफी खुश थे। हेड फादर भी उसका हौसला बढ़ाते हैं, कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ, हमेशा आगे बढ़ती रहो, कामयाब रहो। साथ ही वो उसे चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम संभल कर रहना, क्योंकि अगर तुम शैतान को जान चुकी हो तो वो भी तुम्हें जान गया होगा और अगली बार वो चाल किसी और अंदाज में चलेगा, वो अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर और इस पर अमल करने का कहकर वो फौरन यहाँ से निकल जाती है। मगर जब वो गाड़ी में थी तो वहाँ एक पोजेस्ड औरत को देखती है। इसके अलावा जो उसकी गाड़ी का ड्राइवर था अचानक से वो भी पोजेस्ड हो जाता है। असल में ये सब शैतान के साथी थे जिन्हें शैतान ने ही हेल इन्हें जहन्नुम से भेजा था एन को रोकने के लिए। तब एन भी अपना क्रॉस उठाती है और उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ तभी अचानक वो सारे पोजेस्ड लोग उस पर हमला कर देते। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रे दुआ वाला नहीं था बल्कि शिकार वाला था। और इस कहानी में जो शैतान की प्रे थी वो और कोई नहीं बल्कि एन, उसकी मॉम और उसकी बेटी, क्योंकि ये तीनों गॉड की तरफ से ही चुनी गई थी। वजह ये है कि इनमें से एन को एक्सॉर्सिज्म सीखने का बहुत शौक था। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती।